हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की एजुसेट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरैट, आप सभी का आपकी इन ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करते हैं। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम कक्षा 11 का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधि, ये चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर के पढ़ने के उपरांत आप सभी बच्चे जान पाएंगे कि आंकड़ों के इकट्ठा करने की दो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। जनगणना विधि क्या होती है और प्रतिदर्श विधि क्या होती है। जनगणना विधि का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, प्रतिदर्श विधि का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। इन दोनों विधियों के गुण और अवगुणों के बारे में और इन दोनों में आपस में तुलना करना आप सभी बच्चे जान पाएंगे। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि आंकड़ों को इकट्ठा करने की, सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों को इकट्ठा करने की, उनका संकलन करने की दो मुख्य विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम है जनगणना विधि और दूसरी विधि का नाम है प्रतिदर्श विधि। आज हम इन्हीं दोनों विधियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जनगणना विधि क्या होती है, प्रतिदर्श विधि क्या होती है, ये जानने से पहले हम एक उदाहरण से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जनगणना विधि क्या होती है, हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लिया आपको अपने गांव या आपके शहर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जो भी गांववासी हैं, आपको उन सभी के बारे में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, ये पता लगाना है। तो ये काम करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप गांव के अंदर जाएं या शहर के अंदर जाएं, हर घर के अंदर जाएं, हर एक परिवार से पूछताछ करें और उसके आधार पर आप अपने आंकड़ों को इकट्ठा करें। लेकिन दूसरा तरीका वो क्या है कि आप सभी घरों के अंदर ना जाएं, आप कुछ घरों के अंदर जाएं, उनसे आप अपनी सूचना इकट्ठी करें और वो ही सभी के ऊपर आप लागू कर दें। तो जो बाद वाला तरीका है वो तरीका कहलाएगा हमारा प्रतिदर्श विधि और जो शुरू का तरीका है वो कहलाएगा हमारा जनगणना विधि। अब हम इन दोनों विधियों के बारे में विस्तार से समझते हैं कि जनगणना विधि क्या होती है। लेकिन उससे भी पहले जनगणना विधि क्या होती है उसे समझने से पहले कुछ शब्द हैं। जैसे पहले शब्द का नाम है समग्र, बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा, समग्र। एक और शब्द है जिसका नाम है समूह और एक तीसरा शब्द है जिसका नाम है जनसंख्या। ये तीन शब्द आप बार बार प्रयोग करें। कब? जब आप जनगणना विधि के बारे में बात करें। तो जनगणना विधि क्या होती है? जनगणना विधि के अंदर जो हमारा समग्र होता है या जो हमारा समूह होता है या जो हमारी जनसंख्या होती है, हम उसकी सभी मदों के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। समग्र का अर्थ होता है सारा, या आप कह सकते हैं टोटल। जितनी भी हमारे पास सभी मदें हैं, मान लिया हमने गांव की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना, गांव के अंदर 10,000 परिवार रहते हैं, तो सारा टोटल परिवार कितने हुए हमारे? 10,000 परिवार। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समग्र। हम उसे समूह भी कह सकते हैं और हम उसे जनसंख्या भी कह सकते हैं। तो समग्र, समूह और जनसंख्या की जनगणना विधि के अंदर लगभग एक ही मायने होंगे, एक ही अर्थ होंगे। अब जनगणना विधि की परिभाषा, तो जनगणना विधि क्या होती है? वह विधि जिसके अंदर समग्र या समूह या जनसंख्या की प्रत्येक मद के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, एक एक करके सभी मदों का। जैसे मैंने बताया, आप स्कूल के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में। आपके स्कूल के अंदर 500 विद्यार्थी हैं, तो 500 विद्यार्थी क्या कहलाएगा? आपका समग्र है, क्योंकि ये सारे टोटल कुल मिलाकर आपका समूह कितने का है? 500 विद्यार्थियों का। तो हम उसे जनसंख्या भी कह सकते हैं, हम उसे समूह कह सकते हैं, हम उसे समग्र कह सकते हैं। तो समग्र की प्रत्येक मद कितनी हुई? 500 की 500 हमारी जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी। तो अगर हम प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक करके अपने पास बुलाएं या स्वयं हम उनके पास जाएं और तब हम आंकड़े इकट्ठे करें, तो वो तरीका हमारा क्या कहलाएगा? जनगणना विधि। तो इस प्रकार आप जनगणना विधि की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जनगणना विधि वह विधि है जिसके अंदर समग्र की प्रत्येक मद के बारे में या समूह की प्रत्येक मद के बारे में या जनसंख्या की प्रत्येक मद के बारे में हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो वो तरीका हमारा क्या कहलाएगा? जनगणना विधि। तो उम्मीद है आप सभी को इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। जनगणना विधि वह विधि जिसमें हम समग्र की, समूह की या जनसंख्या की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये जो विधि है, ये जो तरीका है, हम इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे हम उपयुक्तता या सूटेबिलिटी।
जो हमारी जनगणना विधि है उसका प्रयोग करना कहाँ पर हमें उचित रहेगा और कहाँ पर हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जनगणना विधि की सूटेबिलिटी कहाँ होगी? सबसे पहली चीज कहाँ? जब हमारा एरिया कैसा हो? सीमित हो। सीमित क्षेत्र के अंदर हम इस विधि का प्रयोग अच्छे से और अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। सीमित क्षेत्र के अंदर जब हम इसका प्रयोग करते हैं, सीमित क्षेत्र क्या होता है? छोटा एरिया। अब जैसे हम बात करें लाखों की, हजारों की, करोड़ों की, और वहां पर फिर हम बात करें एक एक मद को पढ़ने की, एक एक मद का अध्ययन करने की, तो अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो वहां पर जनगणना विधि को लागू करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, बहुत ही ज़्यादा समय लेगा, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लेगा। तो ये विधि कहाँ पर प्रयोग करना उचित रहेगा? जब हमारा एरिया कैसा हो? सीमित हो, छोटा हो। छोटे एरिया के अंदर हम इस विधि का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, इस विधि का प्रयोग कहाँ जरूरी रहेगा? जब क्या हो? गहन अध्ययन की आवश्यकता हो। गहन अध्ययन, गहन अध्ययन क्या होता है? जो हमारा समग्र है या समूह है, उसकी प्रत्येक इकाई का एक एक करके अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। गहन अध्ययन की आवश्यकता है, बड़े बारीकी से हमें अध्ययन करना होता है। तो ऐसे में भी हम किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? जनगणना विधि का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर समूह की हर एक मद का अध्ययन करेंगे। तो जब गहन अध्ययन की आवश्यकता हो तब भी हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जनगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, इस विधि का प्रयोग कहाँ करना उचित रहेगा? जब विभिन्न विशेषताओं वाली मदें हों। जो हमारी मदें हैं वो कैसी हों? विभिन्न विशेषताओं वाली मद, यानी कि हमारे जो समग्र के अंदर जितनी हमारी जितने विद्यार्थी हैं या परिवार हैं जितने, तो वो हमारी मदें कहलाएंगी। तो वो कैसी हों? वो विभिन्न विशेषताओं वाली हों। विभिन्न विशेषताओं वाली का क्या अर्थ है? कि हर एक मद अलग अलग है, हर एक की अपनी अलग क्वालिटी है। हम ये नहीं कर सकते कि कुछ का अध्ययन कर दे और वो सबके ऊपर लागू कर दे, नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिजल्ट सही नहीं निकलेंगे। हर एक मद की अपनी अलग विशेषता है, तो इसलिए हमें हर एक मद का अलग अलग से अध्ययन करना जरूरी है। तो अगर हमारी मदें कैसी हैं? विभिन्न विशेषताओं वाली हैं, विभिन्न गुणों वाली हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगर गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, बड़े बारीकी की आवश्यकता हो, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमारा एरिया कैसा है? छोटा है, तब भी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जहां पर हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना हमारे लिए उचित रहेगा। अब हम इस विधि के गुणों की बात करते हैं। इस विधि के अंदर गुण क्या है? तो जो हमने इस विधि की उपयुक्तता पढ़ी है, यहीं से हम इस विधि के गुण भी निकाल सकते हैं। क्या गुण निकलेंगे? गुण निकलेगा सबसे पहला, क्योंकि हम यहाँ पर गहन अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर एक एक जो मद है उसका हम एक एक का बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी? सबसे पहली बात कि पक्षपात की कम संभावना होगी। पक्षपात की कम संभावना होगी, पक्षपात कम होगा, क्योंकि हम हर एक मद को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो हम जो निकालना चाहते हैं, जैसे हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि ही नहीं, उसके अलावा हमें और भी बहुत सारी, हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर, कि हमें विस्तृत जानकारी मिले। एक जो चीज हम चाह रहे हैं, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके अलावा हम ये भी पता लगा सकते हैं हर एक परिवार में सदस्य कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो, क्योंकि हम एक एक इकाई का अध्ययन करेंगे तो साथ साथ हम उन्हें भी जान सकते हैं। तो दूसरा हम इस विधि का गुण कह सकते हैं कि क्या है? इससे हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा, इस विधि का क्या गुण होगा? कि जब हमने पक्षपात इसके अंदर कम हुआ, हमने गहन अध्ययन किया, तो जो हमारे आंकड़े या परिणाम जो हमारे निकलेंगे वो कैसे होंगे? शुद्ध और विश्वसनीय होंगे। शुद्ध और विश्वसनीय का अर्थ क्या है? कि जितनी भी सूचना हमें मिलेगी वो बिल्कुल सटीक होगी, विश्वसनीय होगी। हम उसके ऊपर आसानी से और बड़े अच्छे से हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये सही जानकारी है। तो पक्षपात की कम संभावना, विस्तृत जानकारी, शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े, तो इस हिसाब से जो हमारे परिणाम निकलेंगे वो परिणाम भी कैसे होंगे? विश्वसनीय होंगे। इसके अलावा हमें विभिन्न विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। हमारा जो अनुसंधान होगा वो अनुसंधान हमारा विस्तृत होगा। तो ये सब क्या होंगे? हमारी जनगणना विधि के गुण। अब अगर हम बात करें जनगणना विधि के अवगुणों की, तो अवगुणों के अंदर इसका सबसे बड़ा अवगुण जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, सीमित क्षेत्र के छोटे एरिया के अंदर ही ये विधि लागू हो सकती है। यहीं से हम इसका पहला अवगुण निकालेंगे कि अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा है
बहुत विशाल है, तो वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा। तो पहला अवगुण क्या हो गया कि जो विशाल अन्वेषण होता है, जो विस्तृत, अगर हमारे मदे जो हैं, हमारा समूह, वो समग्र जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ पर इस विधि का प्रयोग कतई नहीं कर सकते। हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा? क्योंकि इस विधि के अंदर दूसरा हम इसका अवगुण पढ़ेंगे कि समय बहुत अधिक लगेगा। अगर लाखों में हमारी मदें हैं, हमारा समग्र हजारों करोड़ों में है, तो वो काम हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इसे कहते हैं कि समय बहुत अधिक लगेगा, तो हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ साथ हमारी मेहनत भी बहुत अधिक लगेगी। हम एक तरह से कह सकते हैं कि खर्चीली ये विधि क्या है। इस विधि के अवगुणों के अंदर हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि ये विधि क्या है? बहुत ही खर्चीली विधि है। खर्चीली के अंदर हम 3 तरह के खर्च दिखा सकते हैं कि इसके अंदर धन अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, और तीसरा किसका अधिक खर्च होगा? मेहनत का अधिक खर्च होगा। तो समय, धन और मेहनत, ये तीनों चीजें क्या लगेंगी? इसके अंदर अधिक लगेंगी। धन का मतलब क्या है कि अगर हम स्वयं नहीं कर सकते, हम अकेले बहुत बड़े एरिया के अंदर नहीं जा सकते, तो हम अपने नीचे गणक लगाएंगे। उन गणकों को अगर वो हमारे लिए काम करेंगे तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या लगेगा? धन लगेगा। समय बहुत अधिक लगेगा, क्योंकि हमारा एरिया, हमारा समग्र बहुत बड़ा है, तो हर एक का अध्ययन करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और मेहनत तो लगेगी ही। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसके अवगुणों की जब हम बात करते हैं जनगणना विधि की, तो पहला अवगुण लिखेंगे कि विस्तृत एरिया के अंदर हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा अवगुण क्या लिखेंगे कि ये विधि खर्चीली है, और खर्चीली में से हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि धन भी अधिक लगेगा, समय भी अधिक लगेगा, और हमारी मेहनत भी अधिक लगेगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि जनगणना विधि क्या होती है, जनगणना विधि के अंदर समग्र समूह जनसंख्या क्या होती है, कहाँ पर हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस विधि के गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, ये सभी हमने जाना। अब हम जो हमारी दूसरी विधि है प्रतिदर्श विधि, उसके बारे में जानते हैं। प्रतिदर्श विधि क्या होती है? प्रतिदर्श विधि, तो जैसे हमने जनगणना विधि की परिभाषा पढ़ी, वैसे ही पहले हम प्रतिदर्श विधि की परिभाषा पढ़ते हैं। प्रतिदर्श विधि कौन सी विधि होती है? प्रतिदर्श विधि वह विधि होती है, जैसे जनगणना के अंदर हमने हर एक मद का अध्ययन किया, लेकिन प्रतिदर्श के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा समग्र है, उस समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी मदों का नहीं, बल्कि कुछ मदों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हमने उदाहरण लिया था कि हम गांव के 10,000 परिवार हैं, तो हमें उन परिवारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना है। तो हम 10,000 का अध्ययन न करके हम कुछ 100 या 200 ऐसे परिवार निकाल लें और उन परिवारों का हम अध्ययन करें और वही हम सबके ऊपर लागू करें, तो वो तरीका क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिदर्श विधि। तो प्रतिदर्श विधि की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वह विधि जिसके अंदर समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मदों का हम अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम अपने परिणाम या रिजल्ट तैयार करते हैं। तो प्रतिदर्श क्या हुआ? समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ मदों का अध्ययन। तो ये हमारी परिभाषा होगी। जो प्रतिदर्श है, इसे हम कई शब्द हम इसके लिए यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम इसे सैंपल बोलते हैं। एक और शब्द है न्यायदर्श, हिंदी के अंदर जिसका हम इसके लिए प्रयोग करेंगे। तो न्यायदर्श या प्रतिदर्श या सैंपल क्या होता है? जो हमारा बड़ा समग्र होता है, जिसके अंदर हजारों हैं या जितनी भी हमारी मदें हैं, वो मदें हैं, उन मदों में से अगर हम कुछ को निकाल लें तो वो क्या कहलाएगा? वो सैंपल कहलाएगा, वो न्यायदर्श कहलाएगा। जो हमारा दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन के अंदर हम सैंपल और न्यायदर्श या प्रतिदर्श का बहुत बार प्रयोग करते हैं। अगर हम अपने घर की ही बात करें तो घर के अंदर जब मम्मी खाना पकाती है, चावल बनाती है, तो हम चावल के एक दाने से ये पता लग जाता है हमें कि भाई हमारे चावल तैयार है, सब्जी तैयार है। तो हम हर एक चावल के दाने को नहीं देखते, हम हर एक सब्जी को नहीं देखते, हम सिर्फ एक ही दाने से ये समझ जाते हैं कि भाई हमारी सब्जी, हमारे चावल तैयार है। तो वो क्या है? वो सैंपल प्रतिदर्श का एक उदाहरण है। हम मंडी के अंदर अनाज लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, तो बड़ी ढेरी में से हम एक मुट्ठी उठाकर देखते हैं कि चावल कैसा है, गेहूं कैसा है। उसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि सारे के सारे चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी कैसी है। तो वो एक मुट्ठी चावल, वो एक मुट्ठी गेहूं किसका उदाहरण है? सैंपल का, न्यायदर्श का। एक और उदाहरण ले, जैसे जब हम डॉक्टर के पास ब्लड ग्रुप चेक कराने के लिए जाते हैं, तो वो एक बूंद से, एक ड्रॉप जो हमारा ब्लड का होता है, उसी से ये पता देता है कि भाई हमारे अंदर, खून के अंदर क्या कमी है और क्या नहीं है कमी। तो वो किसका उदाहरण है? वो किसका उदाहरण है? प्रतिदर्श का। तो हम दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे सैंपल का प्रयोग करते रहते हैं।
तो यहाँ से हमने परिभाषा का हमें पता होना चाहिए कि क्या परिभाषा है प्रतिदर्श की। प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें हम समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ मदों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम अपने परिणाम तैयार करते हैं। तो वो तरीका हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श विधि कहलाएगा। हम इसके साथ साथ इनके कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने जनगणना विधि के बारे में पढ़ा, ऐसे ही प्रतिदर्श विधि का प्रयोग, सूटेबिलिटी कहाँ रहेगी, कहाँ पर ये विधि प्रयोग करना उपयुक्त है और कहाँ पर इस विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। तो जब हमने जनगणना विधि का पढ़ा, ये हम ठीक उसके उल्टा इसमें चल सकते हैं। हमने जनगणना विधि में पढ़ा था कि जब एरिया सीमित हो, छोटा हो, तो वहां पर उस विधि का प्रयोग करना उचित रहेगा। लेकिन जो हमारी प्रतिदर्श विधि है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हमारा एरिया कैसा हो, बहुत ही विस्तृत हो, विस्तृत क्षेत्र हो, यानी कि बहुत बड़ा एरिया। बहुत बड़े एरिया के अंदर हम जनगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि एक एक मद का अध्ययन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, उस विस्तृत क्षेत्र के अंदर हम सैंपल मेथड का प्रयोग करेंगे, प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करेंगे। हम जो हमारा समग्र है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ मदों को चुनेंगे और उसके आधार पर ही अपने आंकड़े इकट्ठे करेंगे, अपने परिणाम तैयार करेंगे। तो पहला इस विधि का उपयोग कहाँ सही रहेगा, जहां पर एरिया कैसा हो, विस्तृत क्षेत्र हो, हमारा बहुत बड़ा एरिया हो। दूसरा इस विधि का प्रयोग कहाँ करना उचित रहेगा, जब गहन अध्ययन की आवश्यकता न हो। हमें बहुत अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी जनगणना विधि थी हम उसके उलट बात कर रहे हैं। जब गहन अध्ययन की अगर आवश्यकता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं। तो वहां पर हम सभी मदों की चेकिंग नहीं करेंगे, सभी मदों को एक एक करके टेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ मदों का ही हम अध्ययन करेंगे। तीसरी चीज, हम कहाँ पर हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, अगर जो हमारी मदें हैं वो सभी मदें कैसी हैं, समान गुण वाली हैं, लगभग एक जैसी हैं। हमने जनगणना विधि के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारा समग्र विभिन्न विशेषताओं वाला है, विभिन्न गुणों वाला है, तो वहां पर हमें हर एक मद का अलग अलग से अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हमारी मदें सभी समान गुणों की हैं, लगभग एक जैसी हैं, तो वहां पर हमें हर एक का अध्ययन करने की अलग अलग से जरूरत नहीं होगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम प्रतिदर्श या सैंपल मेथड का प्रयोग करेंगे। तो जो हमने जनगणना विधि में पढ़ा लगभग उसके उल्टा हम चलेंगे। अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तो हमें प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करना चाहिए। गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है तो भी हम सैंपल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारी मदें हैं, जो हमारा समग्र है, उस समग्र की सभी इकाइयां समान गुणों वाली है, तो ऐसे में भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदर्श विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने जाना प्रतिदर्श विधि क्या होती है, उसके उदाहरण पढ़े, कहाँ पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अब इस विधि के गुणों के बारे में, कहाँ क्या क्या इस विधि के अंदर गुण है। तो गुणों की जब हम बात करें तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमने जनगणना विधि के अंदर पढ़ा था, जनगणना विधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर हम एक एक विधि का अलग अलग से हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमें विस्तृत जानकारी मिल रही थी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका सबसे पहला गुण तो यही हो गया जो हमने उपयुक्तता के अंदर पढ़ा, विस्तृत क्षेत्र के विशाल जब अन्वेषण की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े एरिया की सूचना इकट्ठी करने की बात होती है, तो वहां पर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो विस्तृत क्षेत्र है ये हम यहाँ पर इसके गुणों के अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका गुण क्या होगा कि ये विधि क्या है, इस विधि के अंदर कम खर्चीली है। जो हमने अपना जो हमारी जनगणना विधि थी उसके अवगुणों के अंदर जो हमने पढ़ा था कि वो विधि कैसी थी, बहुत खर्चीली थी। लेकिन प्रतिदर्श विधि क्या है, कम खर्चीली। कम खर्चीली में हम वो तीनों चीजें लिखेंगे कि इसके अंदर समय कम लगेगा क्योंकि हमें सबका अलग अलग से अध्ययन नहीं करना पड़ा। इस विधि के अंदर मानव शक्ति की भी कम आवश्यकता पड़ेगी, हमें ज्यादा गणक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ का ही अध्ययन करेंगे तो अनुसंधानकर्ता अकेला भी कर सकता है ये काम। और तीसरी चीज, इसके अंदर मेहनत भी कम लगेगी। तो कम खर्चीली के अंदर हम समय की बचत होगी हमारी, मेहनत की बचत होगी हमारी और धन की भी बचत होगी। तो ये कम खर्चीली गुण हो गया। विस्तृत क्षेत्र के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये इसका गुण हो गया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये विधि अधिक वैज्ञानिक है या प्रशासनिक तौर पर भी ये विधि बहुत उचित है क्योंकि जो प्रशासनिक हमारे जितने भी अध्ययन होते हैं, जितने भी हमारे अनुसंधान किए जाते हैं, उसके अंदर हमारा एरिया कैसा होता है, विशाल होता है। तो उस विशाल एरिया के अंदर हम एक एक मद का इतनी बारीकी से अध्ययन नहीं करते, हम क्या करते हैं, सैंपल मेथड का प्रयोग करते हैं। हम किसी एक एरिया को उठा लेते हैं और उस एरिया के आधार पर जो हमारे परिणाम निकलते हैं, सूचना निकलती है, वो हम सबके ऊपर लागू करते हैं।
तो गुणों के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि विस्तृत क्षेत्र के अंदर हम प्रतिदर्श विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये विधि कम खर्चीली है, इसके अंदर कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है, कम धन लगता है। प्रशासनिक अध्ययन के तौर पर भी ये विधि अधिक सुविधाजनक है। और अगला हम इसका गुण क्या लिख सकते हैं कि ये विधि अधिक वैज्ञानिक है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो वो भी हमारे इस विधि के ऊपर सही लागू होता है। तो ये इस विधि के कुछ गुण। अब अगर हम प्रतिदर्श विधि के अवगुणों की बात करें, अवगुण क्या है इसके अंदर, कमियां क्या हैं, तो कमियों के अंदर जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रतिदर्श कुछ जो हमारा समग्र है उसमें से कुछ जो प्रतिनिधित्व करने वाली है वो हमारा प्रतिदर्श होता है, न्यायदर्श होता है। तो हमने हर एक का अध्ययन नहीं किया, हर एक का अध्ययन नहीं किया, हमने सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मदों का ही अध्ययन किया है। तो जब हम कुछ मदों का अध्ययन करते हैं तो जो हमारा अध्ययन होगा वो उतना सटीक, उतना सही नहीं होगा जितना जनगणना में होता है, क्योंकि वहां हम एक एक इकाई का बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो हम अवगुणों में लिख सकते हैं कि प्रतिदर्श विधि के अंदर पक्षपात संभव है। यहाँ पर जो सूचनाएं मिलेंगी वो इतनी शुद्ध, इतनी विश्वसनीय नहीं होंगी जितनी जनगणना विधि के अंदर थी, क्योंकि वहां पर हमने एक एक मद का अध्ययन किया था, यहाँ हमने एक एक मद का अध्ययन नहीं किया। तो हम कह सकते हैं शुद्धता की कमी, हम कह सकते हैं विश्वसनीयता की कमी, हम कह सकते हैं पक्षपात की संभावना, और इन सब के आधार पर जो हमारे परिणाम निकलेंगे वो परिणाम भी क्या हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं, अशुद्ध निष्कर्ष हम कह सकते हैं। तो इन सब को हम क्या करेंगे, ये हम इसके अवगुणों के अंदर लिखेंगे। अवगुण क्या हो गए कि पक्षपात हो सकता है, शुद्ध और विश्वसनीयता की कमी हो सकती है, जो हमारे रिजल्ट हैं वो हमारे अशुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब पक्षपात होगा तो रिजल्ट भी हमारे अशुद्ध हो सकते हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण अवगुण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अवगुण क्या है कि जो प्रतिदर्श का चुनाव है, प्रतिदर्श का चुनाव ये कैसे हो, प्रतिदर्श का चुनाव करने में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। तो ये इसका सबसे बड़ा अवगुण है। प्रतिदर्श यानी कि सैंपल जो हमारा समग्र है उसमें से हमें जो कुछ इकाइयां चुननी है उनमें किसको चुने और किसको छोड़े, तो ये इस विधि का सबसे बड़ा अवगुण है। किस तरीके से चुने और किसे छोड़े, किसे चुन ले, तो ये जो हमारा प्रतिदर्श विधि है उसके चुनाव के अंदर जो कठिनाई आती है वो इस विधि का, जो हमारा सैंपल मेथड है, इस विधि का सबसे बड़ा अवगुण है। तो ये जो हमारा प्रतिदर्श विधि का चुनाव, इसी के आधार पर एक हमारा और प्रश्न बन जाता है कि जब हम सैंपल का चुनाव करते हैं, प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं, तो वहां पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारी प्रतिदर्श विधि थी उसके अवगुणों के अंदर जो हमने पढ़ा कि प्रतिदर्श विधि के अंदर जो सैंपल होता है, जो न्यायदर्श होता है, उसका चुनाव करने में कठिनाई आती है। तो चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा अगला प्रश्न बनता है। तो सबसे पहली चीज किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, हमारा सैंपल स्वतंत्र होना चाहिए। हमारा प्रतिदर्श कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र क्या होता है कि जो हमारा समग्र है, जिसके अंदर हमारी सभी मदें हैं, जैसे मान लिया हमने स्कूल के 500 विद्यार्थियों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो 500 विद्यार्थियों के बारे में से जब हम अपना सैंपल चुनते हैं, जब हम अपना प्रतिदर्श चुनते हैं, तो प्रतिदर्श कैसा हो, स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि कुछ मदें ऐसी होती है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर हमने एक को चुन लिया और एक को नहीं चुना तो उनके परिणाम आपस में प्रभावित होते हैं। जब वो दोनों इकट्ठी होती हैं तो उनके कुछ अलग परिणाम होते हैं, जब वो अलग अलग होती हैं तो उनके कुछ अलग परिणाम होते हैं। तो ऐसी जो मदें होती हैं वो मदें स्वतंत्र नहीं होती। तो जब हम सैंपल का चुनाव करते हैं, जब हम प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव करते समय हमें केवल उन्हीं मदों को चुनना है जो अपने आप में कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, जिनमें एक को लेने से और एक को छोड़ने से जो हमारे परिणाम हैं उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिदर्श का चुनाव करते समय सबसे पहला हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा सैंपल कैसा हो, स्वतंत्र हो। दूसरी चीज, सैंपल कैसा होना चाहिए, हमारा सजातीय होना चाहिए। सजातीयता का क्या अर्थ है कि जो हमारा समग्र है उस समग्र के अंदर जिन गुणों वाली हमारी इकाइयां हैं, मदें हैं, तो वो उन्हीं गुणों वाली, उन्हीं की सजाती यानी कि समान जाति यानी कि उन्हीं के गुणों जाति वाला हमारा प्रतिदर्श होना चाहिए। हमारा सैंपल ऐसा ना हो कि जो हमारे समग्र का गुण है उसके गुण हमारे प्रतिदर्श के गुणों से ना मिले। तो सैंपल का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा सैंपल स्वतंत्र हो, हमारा सैंपल सजातीय हो, और तीसरी चीज क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्तता का अर्थ क्या है कि सैंपल ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, वो कैसा हो, पर्याप्त हो। अगर बहुत बड़ा है तो फिर सैंपल
विधि नहीं रहेगी हमारी, क्योंकि जनगणना के अंदर हम बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो ना तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही वो बहुत छोटा होना चाहिए। उसका आकार कैसा होना चाहिए? उचित आकार होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ हमारे तथ्य थे जिनका हमें, जो हमारा प्रतिदर्श है उसका चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने अपनी इस कक्षा के अंदर पढ़ा कि आंकड़ों के संकलन की जो दो मुख्य विधियां हैं वो कौन कौन सी है? जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। जनगणना विधि की परिभाषा हमने पढ़ी, प्रतिदर्श विधि की परिभाषा पढ़ी, दोनों का कहाँ कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, गुण और अवगुणों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो एक प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं तो उस चुनाव करते समय हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जो प्रतिदर्श हमारा विधि है, तरीका है, इसके कई मेथड्स हैं, 6 इसकी विधियां हैं। इन 6 विधियों के बारे में हम अपनी अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इस एक कक्षा के अंदर 6 की 6 विधियों का अध्ययन करना हमारे लिए मुश्किल काम होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।